हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज़। तो ये हमारा फार्माकोलॉजी 2 का यूनिट 2 है, जिसका नाम है ड्रग्स यूज्ड इन यूरिनरी सिस्टम। तो इसका हमारा पहला टॉपिक है। ये हमारे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए है, फार्मा 2 का। तो इसका पहला टॉपिक हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। तो ये पहले हम देखते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता क्या है। इसको हम रास मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियो एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रास मैकेनिज्म आपने एनाटॉमी में पढ़ाई होगा फर्स्ट ईयर में। तो वही है हमारा, क्या है, इट इज़ नॉट डिक्रीज द अवर ब्लड प्रेशर लेवल। मतलब ये जो होता है, जो हमारा रास मैकेनिज्म, वो हमारे बीपी को लो नहीं करता है। क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को लो नहीं करता है, हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को हाई करता है। ठीक है। कंडीशन क्या होती है, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमारा ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब ब्लड हमारी बॉडी में डिक्रीज होगा, कम होगा, तो हमारे ब्लड में फ्लूइड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तभी हमारा रास मैकेनिज्म क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जब हमारा रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, तो रास मैकेनिज्म में जब हमारा रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारी किडनी, जब मतलब रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, तो हमारी रास मैकेनिज्म में दो जो हमारे वो क्या होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। मेनली हमारा किडनी एंड लिवर, ठीक है, और लंग्स भी होता है। तो किडनी, जब हमारा रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, तो लिवर और जो हमारा किडनी होते हैं, तो हमारा किडनी जो होती है वो रेनिन एंजाइम रिलीज करती है, और लिवर जो होता है वो हमारा एंजियोटेंसिनोजन जो है वो रिलीज करता है। ठीक है। जब हमारा रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, तो हमारा किडनी ने रिलीज किया रेनिन, एंड हमारे लिवर ने रिलीज किया एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है। फिर देखिए, जब हमारा बीपी क्या होता है, जब हमारा बीपी लो होता है, तो हमारा किडनी, मतलब जब हमारे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम जो होगा कम होगा, तो हमारा बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब हमारा बीपी लो हो जाएगा, मतलब रास मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और हमारी किडनी से हमारा रेनिन रिलीज होगा, और लिवर से हमारा एंजियोटेंसिन जो होगा वो रिलीज होगा। फिर हमारी किडनी से जो रेनिन रिलीज हुआ है, तो वो रेनिन जो होता है वो हमारे एंजियोटेंसिन 1 को क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है। मतलब हमारा एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 जो है वो किसकी मदद से हुआ है, रेनिन जो होता है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद हमारा ये लंग्स आता है, और लंग्स क्या करते हैं, हमारे लंग्स से ये हमारा लंग्स है, और लंग्स से हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम निकलते हैं, जिसको हम एसीई इनहिबिटर, मतलब एसीई एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है। तो लंग से हमारे एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम निकलते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, देखो, हमारा जब रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, तो किडनी और हमारे लिवर ने, किडनी ने रेनिन एंजाइम रिलीज किया, और लिवर ने एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है। फिर किडनी से जो रेनिन एंजाइम निकला, उसने रेनिन ने एंजियोटेंसिन 1 को, मतलब एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो गया। फिर देन हमारा लंग से निकला एसीई एंजाइम की मदद से एंजियोटेंसिन 1 जो था वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। ये था हमारा रास मैकेनिज्म। और जब ये होता है, तभी हमारा क्या होता है, बीपी जो होता है वो लो हो जाता है। ठीक है। मतलब जब हमारा बीपी लो होता है, तब हमारा ये रास मैकेनिज्म जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके। एंड फिर एंजियोटेंसिन जो 2 हमारा था वो क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन 2 जो हमारा लास्ट में बना था, वो क्या हम करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक। अगर हमारा एंजियोटेंसिन 2 बन गया, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके। एंड एंजियोटेंसिन 2 जो होगा, वो जब ये बन जाता है, तो ये स्टिमुलेट करता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड को। फिर हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, एल्डोस्टेरॉन। ठीक। एंजियोटेंसिन 2 ही जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, और फिर उससे हमारा एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो निकलता है। और एल्डोस्टेरॉन जब जब स्टिमुलेट हो जाता है, जब एल्डोस्टेरॉन निकल आया, तो एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट होगा, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। ओके। किस में रीअब्जॉर्ब करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है। जब एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट होंगे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब करेंगे कलेक्टिंग डक्ट में, और जब हमारा रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो क्या होगा, बीपी हाई होगा।
तो इसी मेथड से क्या होता है, हमारा बीपी जो होता है हाई होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स जो होती हैं वो हमारी आती हैं। तो इसमें हमारी 4 टाइप्स की, मतलब जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, रास मैकेनिज्म, उसमें 4 टाइप्स की ड्रग्स आती हैं। सबसे पहला हमारा है एसीई इनिबिटर्स, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो हमारा लंग्स जो था, लंग्स से जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम निकल रहा था, जिससे हमारा 1 से 2 में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा था। तो उसी एंजाइम को उसी जगह पे हम क्या कर दें, उसी जगह को हम रोक दें, रास्ता ऐसा लगा दे जिससे कि है वो आगे ना बढ़ पाए। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा बीपी हाई भी नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ उसको इनिबिट करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं उसको हम बोलते हैं एसी इनिबिटर्स। उसमें कौन कौन सी, जिसमें भी प्रिल आता हो, लास्ट में प्रिल आता हो, वो ड्रग्स हमारी एसी इनिबिटर्स होती हैं, जैसे रामीप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल। ओके, दूसरा, फर्स्ट नंबर ये हमारा एसी इनिबिटर्स थी। सेकंड नंबर पे हमारी आती हैं एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टार ब्लॉकर, मतलब हमारा पहले जो कन्वर्ट कर रहा था, हमारा लंग्स जो था वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा था एसीई के मदद से, तो हमने एसीई को इनिबिट कर दिया। दूसरा हमारा एक है कि जो रिसीव कर रहा था एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टार जो है, उसी को हम क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, तो वो रिसीव ही ना कर पाए। ठीक, तो उसके लिए कुछ ड्रग्स आती हैं, तो जिसमें हमारा सार्टन वाली ड्रग्स आती हैं, पीछे हमारा जिसमें सार्टन लगा होता है वो वाली ड्रग्स होती है हमारी एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टार ब्लॉकर, लो सार्टन एंड वेल सार्टन। ये जो हमारी ड्रग्स होती है इनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी बोलते हैं, हमारे हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए भी दी जाती हैं, मतलब बीपी को लो करने के लिए। जैसे हमारा बीपी हाई होता है तो उस कंडीशन में हम ये सब ड्रग्स देते हैं। एंड हमारी थर्ड नंबर पे आती है रेनिन इनिबिटर्स। रेनिन इनिबिटर्स मतलब जो हमारा रेनिन कहाँ से, हमारा किडनी से हमारा रेनिन एंजाइम रिलीज हो रहा था, तो उसी को क्या कर दे, इनिबिट कर दे, तो रेनिन ही क्या हो, ना रिलीज हो। ठीक है, तो क्या हो, इसके लिए ड्रग्स आती है हमारी, जो होती है एलिस्करिन होती है। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ठीक, एल्डोस्टेरोन जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 से हमारा जब हमारा एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट हो जा रहा था, है ना, वही स्टिमुलेट कर रहा था हमारी एड्रिनल ग्लैंड को, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था, एल्डोस्टेरोन निकल रहा था, तो उसी को क्या कर दे, एंटागोनिस्ट कर दे, रोक दे, ब्लॉक कर दें। ठीक, तो वो हमारी होती हैं। तो ये हमारी कौन सी होती है, इनको हम डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक, इसमें हमारी स्पाइरोनोलैक्टोन एंड इपिलेरेनॉन है, ये हमारा क्लासिफिकेशन है इसका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का। इसमें हमारी 4 टाइप्स की ड्रग्स, मतलब 4 टाइप्स की ड्रग्स आई थी, एसी इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टार ब्लॉकर, रेनिन इनिबिटर्स एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते हैं, आइए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा था एसी इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। ठीक है, क्या है, एसी इनिबिटर्स आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन प्रोड्यूस वेसोडाइलेशन बाय इनिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ठीक, एसी इनिबिटर्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी किस लिए यूज़ की जाती हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंड ये क्या करती हैं, वेसोडाइलेशन, मतलब हमारी वेसल्स को क्या करती हैं, डायलेट करने का काम करती हैं। ठीक है, प्रोड्यूस वेसोडाइलेशन बाय इनिबिटिंग द वेसल्स को हमारी डायलेट करेंगे, जिससे ब्लड प्रॉपर सप्लाई होगा और हमारा बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। वेसोडाइलेशन बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, कैसे, जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन हो रहा था उसको क्या करेगी, रोकेगी, और हमारी वेसल्स को क्या करेगी, डायलेट करेगी, और हमारे बीपी को क्या करेगी, ठीक करेगी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, दीज ड्रग्स ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। ये जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देती हैं, जो हमारी एसी इनिबिटर्स होती हैं, क्योंकि इसी की वजह से हमारी क्या हो रही थी, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हो रहा था, तो ये ऐसी ड्रग्स देंगे जिसकी वजह से 1 से 2 कन्वर्ट ना हो। अब हम इसके कुछ इंडिकेशंस देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में, मतलब हमको ये जो एसी इनिबिटर्स हुए हैं ये देनी है। ठीक है, ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी हैं। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, किसी का बीपी हाई है तो उस कंडीशन में देंगे, हार्ट फेलियर हो रखा है, हीट स्ट्रोक हो गया है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, एंजाइना है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की कंडीशन में, एंड नॉन डायबिटिक रीनल डिजीज है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या है, हम ये जो हमारी एसी इनिबिटर्स हैं वो यूज़ करेंगे। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किस कंडीशन में हमको नहीं
नहीं करना है। हाइपर सेंसिटिविटी हो गया है, एंजियोएडिमा है। एंजियोएडिमा क्या होता है, स्किन की लेयर में क्या हो जाता है, एडिमा हो जाना, फ्लूइड फिल्ड हो जाना, ठीक है, स्वेलिंग हो जाना, ठीक, उस कंडीशन में नहीं देंगे। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में नहीं देंगे। किडनी डिजीज है कोई, उस कंडीशन में नहीं देंगे। हाइपोवोलीमिया और डिहाइड्रेशन एंड ऑर्टिक वॉल स्टेनोसिस जो है, तो उस कंडीशन में क्या है, एसी इनहिबिटर्स हमको क्या है, नहीं प्रोवाइड करना है। ड्रग इंटरेक्शन क्या होगा, मतलब किस ड्रग्स के साथ हमको इसको नहीं देना है, ठीक है, ये इंटरेक्शन कर देगी, रिएक्शन शो करेगी। तो हमारी जो प्रिल थी, प्रिल हमारी कौन सी है, एसी इनहिबिटर्स है, ठीक, तो इसको हमको पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक के साथ में बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर हम इसको डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पारिंग जो डायूरेटिक्स होती हैं उनके साथ देंगे तो क्या हो सकता है, ये हमारा मतलब पोटेशियम के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा, ठीक है, हमारे मतलब ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी दिक्कत करेगा। तो हमको ये जो हमारी एसी इनहिबिटर्स प्रिल वाली जो है, इनके साथ हमको पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स बिल्कुल भी नहीं देनी है। और एनसेड के साथ, एनसेड में जैसे हमारी पीसीएम हो गई, डाइक्लोफिनैक प्लस प्रिल, ठीक, और इस एनसेड के साथ भी नहीं देंगे। अगर हम एनसेड के साथ देंगे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के साथ, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब कि इसको हमारे बीपी को कम करना था, तो ये हमारे बीपी को सही से बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, अच्छे से वर्क नहीं करेगी, कम नहीं कर पाएगी, करेगी लेकिन बिल्कुल अच्छे से नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको हमको एनसेड के साथ भी नहीं देना है, एंड एसी इनहिबिटर्स प्लस अदर एंटी हाइपरटेंसिव के साथ भी नहीं देंगे। मान लो हमने एसी इनहिबिटर्स दी, दूसरी हमारी रेनिन इनहिबिटर्स के साथ में दे दी, ठीक है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो पेशेंट को हमको क्या करना था, हमको बीपी लो करना था, मतलब नॉर्मल करना था ना, बीपी हाई था, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बीपी, क्या हो, दो एक तरह की ड्रग दे देंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बीपी लो हो जाएगा, मतलब पेशेंट हाइपो में भी जा सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ड्रग इंटरैक्शंस था। अब हम बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके लिए हमारा एक निमोनिक है जिसको हम याद कर सकते हैं कैप्टोप्रिल के हिसाब से, ठीक है। कैप्टोप्रिल में क्या होता है, सी से हमारा कफ हो गया, ए से एंजियोएडिमा, पी से प्रोटीन्यूरिया, ठीक, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमको ऐसे मतलब ये जो ड्रग्स हैं ये लेने के बाद दिख सकते हैं, ठीक। कफ हो गया, एंजियोएडिमा, प्रोटीन्यूरिया, टेस्ट चेंज, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, पोटेशियम एलिवेशन हो सकता है, रीनल इम्पेयरमेंट, इम्पोर्टेंस, ठीक है, एंड ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये क्या है, साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और एडवर्स इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, किडनी डिसफंक्शन कर सकती है, सही से वर्क नहीं करेगी, एंजियोएडिमा हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन एंड न्यूट्रोपीनिया देखने को मिल सकता है। अब हम कुछ डोज देखेंगे कि एसी इनहिबिटर्स की कितने कितने डोज जो है वो हमें लेनी है, ठीक है। तो बेंजाप्रिल के साथ, मान लो एक बेंजाप्रिल है, ठीक, ये हमारा एक एसी इनहिबिटर्स है। तो अगर हाइपरटेंशन है, ठीक, और उसको हम डायूरेटिक के साथ में दे रहे हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ में डायूरेटिक दे रहे हैं, तो कितना देंगे हम, 5 mg वंस डेली, ठीक है, मतलब डेली हमको 5 mg देनी है। अगर हम हाइपरटेंशन है और उसको हम मतलब डायूरेटिक के साथ नहीं दे रहे हैं तो हम 10 mg वंस डेली देंगे, ठीक। डायूरेटिक के साथ में देंगे तो 5 mg देंगे, अगर डायूरेटिक के साथ नहीं देंगे तो 10 mg देंगे। और दूसरी हमारी कैप्टोप्रिल अगर हम हाइपरटेंशन में विद और विदाउट, साथ में भी और या नहीं भी दे रहे हैं, तो क्या होगा, 25 mg BID एंड TID। BID मीन्स दिन में 2 बार, और TID मतलब थ्रेस आर डे, ठीक है। ये BID मतलब ट्विस आर डे एंड TID मतलब थ्रेस आर डे, 3 बार देनी होगी, 25 mg, ठीक है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में कैप्टोप्रिल। एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है अगर, तो डायूरेटिक एंड डिजिटलिस के साथ दे रहे हैं, तो हमारा 6.25 से 12.5 mg थ्रेस अ डे, ठीक, मतलब 3 टाइम जो है वो हमको देनी है, ठीक है। एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी की कंडीशन में 25 mg TID दे सकते हैं, ओके, देंगे मतलब। तो ये हमारा क्या थी, एसी इनहिबिटर्स के लिए कुछ डोज थी जो कि हमने देखी। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं कि अगर हम ये ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो नर्स का मेन क्या रोल होगा, ठीक है, वो क्या रोल प्ले करेगी उसमें, ठीक। तो उसको क्या करना होगा, रेगुलर मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड पल्स, मतलब जब उसको हम बीपी की दवाई दे रहे हैं तो हमको उसका ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलर मॉनिटर करते रहना है कि कहीं वो हाइपो में तो नहीं जा रहा है, कोई उसका एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं है, देखते रहना है। एंड मॉनिटर बीपी फॉर फर्स्ट सेवरल डेज ऑफ थेरेपी, ठीक, जब भी हम ये मतलब थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके कुछ दिन में लगातार में हमको अच्छे
से बीपी को मॉनिटर करते रहना है। इफ एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट इज डिमिनिस्ड बिफोर 24 आवर द टोटल डोज में बी गिवन एज 2 डिवाइडेड डोजेस। क्या कह रहे हैं कि हम दिन में एक बार दे रहे थे और हमको ऐसा लग रहा है कि हम एक बार दे रहे हैं और वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है, मतलब कि हमारा बीपी क्या है, लो नॉर्मल नहीं हो रहा है, तब भी वो हाई पे जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, जो ड्रग्स हमने एक बार में दी थी तो उसको हम क्या करेंगे, हाफ हाफ करके 2 टाइम में कर देंगे, ठीक। जैसे हमारा 25 mg दे रहे थे हम एक बार में, तो हम उसको क्या करेंगे, 2 टाइम देंगे हाफ हाफ करके, ठीक। मॉनिटर करते रहना है। एंड टू मैक्सिमाइज द ड्रग अब्जॉर्प्शन द ड्रग मस्ट बी एडमिनिस्टर 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर मील्स। क्या कह रहे हैं कि ड्रग अच्छे से अब्जॉर्व हो बॉडी में, इस वजह से, इसलिए हमको क्या करना है, ड्रग को कब देना है, मतलब खाने से 1 घंटे पहले, ठीक है, खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद ही हमको क्या है, ड्रग को लेना है, जिससे वो अच्छे से इजीली क्या हो सके, अब्जॉर्ब हो सके। ओके। एंड एजुकेट द पेशेंट नॉट टू फॉलो अ लो सोडियम डाइट विदाउट अप्रूवल फ्रॉम फिजिशियन। मतलब हमको पेशेंट को एजुकेट करना होगा कि वो बिना फिजिशियन के कंसल्ट में मतलब लो सोडियम डाइट ना ले, ठीक है। मतलब अगर फिजिशियन बोलते हैं कि आपको लो सोडियम डाइट लेनी है तभी आप लें, नहीं तो अपने आप से नहीं करना है कुछ भी। एंड डू नॉट ब्रेस्ट फीड वाइल टेकिंग द ड्रग विदाउट कंसल्टिंग फिजिशियन। एंड ब्रेस्ट फीड अगर लैक्टेटिंग मदर है तो क्या है कि बिना मतलब वो कंसल्ट किए फिजिशियन से क्या करना है, हमको ब्रेस्ट फीड भी नहीं करवाना है। ओके। तो ये हमारी फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं हमारा रास मैकेनिज्म का। एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स जो होती है जिसमें हमारी प्रिल वाली ड्रग्स आती है, उसका सारा कुछ हमने देखा, क्या ड्रग इंटरेक्शन होता है, क्या हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, क्या साइड इफेक्ट्स था, ठीक है, और क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो अब हम दूसरा नंबर पे हम देखते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा। ये क्या है, मतलब हमारा एंजियोटेंसिन 2 जो बन रहा था वही क्या हो, रिसीव ना करे, वहीं पे ब्लॉकिंग रास्ता लगा दे ताकि वो रिसीव ही नहीं करेगा, तो हमारा बीपी क्या होगा, हाई नहीं होगा। उसके लिए जो ड्रग्स हम देंगे, तो एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर सेकेंड नंबर का हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइक एसी इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन सेकेंड एंटागोनाइस्ट हैज़ सिमिलर इफेक्ट एंड इंडिकेशन, ठीक है, बट इट एक्ट डिफरेंटली टू ट्रीट हाइपरटेंशन। क्या कह रहे हैं, जैसे हमारी एसी इनहिबिटर्स वर्क कर रही थी, ठीक, वैसे ही हमारी क्या करती हैं एंजियोटेंसिन 2 जो है वो भी क्या करेंगी, वर्क करेंगी। मतलब एसी इनहिबिटर्स जो एंजियोटेंसिन 2 हैं दोनों क्या करती हैं, सेम वर्क करती हैं। उनका इंडिकेशन भी क्या होता है, इफेक्ट भी क्या होता है, लगभग सेम ही होता है, और उसका इंडिकेशन दोनों का सेम ही होता है। लेकिन क्या करती हैं, इफेक्ट और इंडिकेशन सेम होता है लेकिन ये डिफरेंटली एक्ट करती हैं, उसको ट्रीट करने के लिए दूसरी तरह से वर्क करती हैं। तो इसकी ड्रग्स जो हमारी आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, लोसार्टन, इर्बिसार्टन, ओल्मेसार्टन, वेलसार्टन, एप्रोसार्टन एंड कंडेसार्टन। मतलब जितनी भी हमारी सार्टन वाली ड्रग्स आती हैं वो हमारी क्या होती हैं, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं, जो कि हमारी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, और ये रास मैकेनिज्म पे वर्क जो होती हैं वो करती हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं तो क्या होता है, इट ब्लॉक द एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ऑन ब्लड वेसल्स दैट स्टिमुलेट द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करती हैं, हमारी एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स को क्या कर देती हैं, स्टिमुलेट कर देती हैं, जिससे हमारा क्या होता है, वेस्कुलर का स्मूथ मसल्स, मतलब वेसल्स जो होती हैं हमारी कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो सही से कर पाती है, ठीक है, ये ऐसे वर्क करती हैं। फिर इट डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूसेस द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ऑन हार्ट। ये हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करती हैं, डायलेट करने का काम करती हैं, और हमारे ब्लड प्रेशर को क्या काम करती हैं, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, मतलब हमारे बीपी को कम करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। इंडिकेशन क्या होगा, जैसे हमने एसी इनहिबिटर्स में जो जो इंडिकेशंस बताए थे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक, तो जितने भी हमने एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, ठीक है, तो वो जितने भी इंडिकेशंस मैंने उसमें बताए थे सेम एज इट इज वही होंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होगा, किस कंडीशन में नहीं देंगे, एलर्जी हो गया, ऑर्टिक स्टेनोसिस हो गया, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड डायफोरोसिस। डायफोरोसिस क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक, ये क्या है, अगर ये डायफोरोसिस हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही, तो उस कंडीशन में क्या है, हम ये अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं देंगे। ड्रग इंटरेक्शन क्या होगा, डू नॉट गिव एनसेड विद एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर, जैसे कि मैंने उसमें भी यही ड्रग इंटरेक्शन बताया था कि एनसेड के साथ में नहीं देंगे, ठीक है।
नहीं तो लो काम करेगा, सही से वर्क नहीं करेगा, कम इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, वैसे ही पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स के साथ भी क्या है, हम इसको नहीं देंगे। ठीक, क्या करेगा, हाइपर कैलीमिया कॉज करेगा। एंड अदर हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक, तो ये सेम ही है। ठीक, एडवर्स इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, किडनी डिस्फंक्शन, हाइपर कैलीमिया, हाइपोटेंशन एंड नेजल कंजेशन देखने को मिल सकता है। डोज क्या होंगी हमारी एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर के लिए, जैसे हमारी कैंडेसार्टन हो गई। तो हाइपरटेंशन है हमारा, ठीक, मतलब हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं तो ओरली देंगे। इनिशियल में हम कितना देंगे, 16 mg वंस डेली। शुरू में कितनी देंगे हम, 16 mg देंगे एंड एडमिनिस्टर करेंगे वंस और ट्विस डेली विद टोटल डेली डोज रैंकिंग फ्रॉम 8 to 32 mg। मतलब हमको एक दिन में 8 से 32 mg के बीच में हमको दे देनी है, लेकिन शुरुआती दिनों में हम कितना देंगे, 16 mg जो है वो देंगे। ठीक, 2 टाइम पे देंगे, मतलब 8 mg क्या है हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और कंजस्टिव ये हाइपरटेंशन के लिए था, अगर आपको हाइपरटेंशन है उसको ट्रीट करने के लिए दे। अगर हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए देंगे तो ये भी हम ओरल देंगे। कितना, शुरू में हम देंगे 4 mg वंस डेली एंड डबल द डोज एट 2 वीक इंटरवल अप टू 32 mg। मतलब 2 वीक्स तक हम इसको डबल कर सकते हैं और 32 mg तक मतलब हम लेके जा सकते हैं इसको। जैसे कि वो हमारा था, वो हमारा कितना था, वो भी हमारा 16 mg से शुरू किया था, वो भी हमारा 32 mg तक लेके जा सकते थे, और ये भी क्या है 32 mg तक लेके जा सकते हैं, लेकिन शुरुआती में नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। फिर हमारा क्या है, एप्रोसार्टन, ये भी हमारा हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं। तो यूजुअल इनिशियल डोज हमारी क्या होगी, 600 mg देंगे शुरुआत में एंड एडमिनिस्टर वंस और ट्विस डेली, दिन में एक बार और 2 बार दे सकते हैं विद टोटल डेली डोज ऑफ 400 to 800 mg। मतलब एक दिन में हमको 400 से 800 mg के बीच देनी है, 400 से कम नहीं देनी है और 800 से ज़्यादा नहीं देनी, इसके बीच में हम क्या है दे सकते हैं हमारी इप्रोसार्टन, जो है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। इर्बिसार्टन, ये भी हमारी हाइपरटेंशन के लिए होती है, जो कि हमारी 150 mg वंस डेली देंगे एंड पेशेंट में भी टाइट्रेटेड टू 300 mg वंस डेली। मतलब क्या है कि इसमें हम शुरुआत में कितना देंगे, 100 mg देंगे और 300 mg तक लेके जा सकते हैं हमारा इर्बिसार्टन जो है। फिर हमारा है ऑल्मेसार्टन, ये भी हमारी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ये हमारा क्या है, इनिशियल यूजुअल स्टार्टिंग डोजेस 20 mg वंस डेली। ठीक है, शुरुआत का क्या है, ये 20 mg शुरुआत में देंगे। इफ़ इनिशियल रिस्पॉन्स इज इनएडिक्वेट, और शुरू में लगेगा कि कम लग रही है ये, तो क्या करेंगे, मे बी इंक्रीज्ड टू 40 mg वंस डेली आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे, 2 हफ्तों के बाद में 40 mg के लेके जा सकते हैं ऑल्मेसार्टन जो होगी। इसमें हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो हमको मॉनिटर करना है बीपी। ठीक, रेगुलर हमको बीपी मॉनिटर करना होगा, असेस करना होगा सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का लेवल ठीक है कि नहीं बॉडी में, एग्जांपल सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। एंड असेस फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक टू ARB। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो क्या करना है, चेक करना है। ठीक, जो हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है उससे कोई वो तो नहीं, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। असेस फॉर एंजियोएडिमा, एंजियोएडिमा देखना है कि नहीं हो रहा है। एंड लैब टेस्ट मॉनिटर पीरियोडिकली बर्न एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन का लेवल भी हमको क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, चेक करते रहना है। नोटिफाई फिजिशियन ऑफ एपिसोड ऑफ डिजीनेस। ठीक है, और देखते रहना है कि डिजीनेस के मतलब चक्कर सा तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है, और बताना है उनको, फिजिशियन को हमको। स्पेशली व्हेन मेकिंग पोजीशन चेंजेस, कब मतलब चक्कर आ रहा है, जब हम उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तब चक्कर तो नहीं आ रहा है स्पेशली। एंड एडमिनिस्टर द ड्रग विद फूड टू डिक्रीज GI डिस्ट्रेस इफ नीडेड, और हमको ड्रग को क्या है फूड के साथ में देना है, जिससे क्या हो, अब्जॉर्प्शन जो है वो सही से हो पाए और इरिटेशन ना कॉज हो हमारे GI में। ठीक है, ये हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर की। तो 2 क्लासिफिकेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 और बचे हैं, तो हम आगे देखते हैं इसको। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन इनिबिटर्स है, मतलब जो हमारा रेनिन किडनी से रिलीज हो रहा है उसी को क्या कर दें हम, उसी को इनिबिट कर दें तो रेनिन ही नहीं रिलीज होगा। ठीक है, तो इसके लिए ड्रग्स जो होती हैं हमारी, इसके अंडर में हमारी एलिस्किरिन ड्रग्स आती हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये हमारी डायरेक्ट इनिबिट करती हैं रेनिन को। ओके, डोज कितना होगा, 150 से 300 mg टैबलेट जो होगी वो ओरली हमको देनी होगी पर डे। ओके, एंड
यूजेस क्या है, एंटी मतलब हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं सेकेंडरी ड्रग्स के रूप में, मतलब इसके साथ में भी कोई ड्रग्स हमको देनी पड़ेंगी। तो रेनिन इनहिबिटर्स प्लस एसी इनहिबिटर्स जो होती हैं वो हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में प्रोवाइड करते हैं। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, मतलब किस कंडीशन में हमें ये ड्रग्स नहीं प्रोवाइड करनी है। तो अगर एलर्जी हो गई है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, एंजियोएडिमा है, प्रेगनेंसी है फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की, एंड डायबिटिक पेशेंट होगा या किडनी पेशेंट होगा तो उन पेशेंट्स को हमको ये जो हमारी रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स ड्रग्स होंगी वो हम उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन सी ड्रग्स के साथ ये इंटरैक्ट करती है, ठीक है, मतलब ड्रग इंटरैक्शंस क्या है इसके, अवॉइड करना है एनसेड प्लस रेनिन एंजियोटेंसिन, मतलब एनसेड और रेनिन एंजियोटेंसिन जो है वो हमको साथ में नहीं देनी है। एंड अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ में भी इसको नहीं प्रोवाइड करेंगे, एंड डायरेटिक के साथ भी इसको नहीं देंगे। क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, हाइपरकैलीमिया हो सकता है, डायरिया, कफ एंड हाइपोटेंशन जो है वो देखने को मिल सकता है। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है ये ड्रग लेने के बाद, एंड एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ये एंजियोएडिमा मतलब फुल बॉडी में क्या होगी, एडिमा हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ एडवर्स इफेक्ट्स थे। अब हम बात करेंगे, ये हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन लास्ट बचा है हमारा, तो कौन सा हमारा, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन क्या होगा, ये हमारा एल्डोस्टेरॉन को यहाँ पे रोकेगा, ये जो ड्रग होंगी हमारी इसी को रोकेंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायरेटिक, मतलब ये हम एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में वर्क करती हैं, ये एज अ एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायरेटिक के रूप में ये वर्क करती हैं। ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं इसमें, हमारी स्पाइरोनोलैक्टोन आती है जो कि हमारे ब्लॉक करती है एल्डोस्टेरॉन को। स्पाइरोनोलैक्टोन जो होती है वो हमारी एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होती है, जो कि हमारे एल्डोस्टेरॉन को क्या करती है, ब्लॉक करती है, जिससे हमारा क्या है, एल्डोस्टेरॉन जो ब्लॉक होता है तो हमारा क्या है, एल्डोस्टेरॉन नहीं निकलता है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा बीपी, उसी की वजह से हमारा बीपी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन हमारा क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन का काम कर रहा था हमारे कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। जब कलेक्टिंग डक्ट में इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो जा रहे थे तो उसकी वजह से हमारा बीपी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे, एंटागोनाइज कर देंगे, इसके लिए हम स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग देंगे, जिससे ये क्या होगा, काम करना बंद कर देगा, जिससे हमारा बीपी क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, रुक जाएगा, ठीक है। डोज क्या होगा इसके लिए, 25 to 100 mg ओरली हमको क्या है इसको देनी है, कितना, 25 to 100 mg, ठीक है। यूजेस क्या होंगे, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, हार्ट फेलियर में, एंड एमआई क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में, ये एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, हम ये स्पाइरोनोलैक्टोन जैसी ड्रग्स जो होती हैं वो यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लें, किस कंडीशन में हमें नहीं देनी है, किडनी डिस्फंक्शन हो रही है, हाइपरकैलेमिया है, पोटेशियम लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, एंड एलर्जिक में नहीं देंगे। एंड ड्रग इंटरेक्शन क्या होगा, एसीई और एआरबी जो होगी वो हमारी क्या है, इनको हम साथ में नहीं देते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया जो हो सकता है हो जाता है। एंड अदर डायरेटिक के साथ भी नहीं देते हैं, एनसेड के साथ भी इसको हम नहीं। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं क्या देखने को मिलेंगे। जैसे बताया कि हाइपरकैलेमिया हो जाएगा तो वही हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। गायनिकोमास्टिया क्या होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट जो हमारा होता है मेन में, तो वो उसे हम बोलते हैं गायनिकोमास्टिया, ठीक है। तो वो देखने को मिल सकता है, यूरिनेशन हो सकता है ज़्यादा, एंड लाइट हेडनेस, ठीक है। एंड एडवर्स इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं, सीवियर हाइपरकैलेमिया हो सकता है, किडनी डिस्फंक्शन कर सकती है, एलर्जी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एडवर्स इफेक्ट है। और टॉक्सिसिटी क्या है, सेम एज एडवर्स इफेक्ट, जैसा हमारा एडवर्स इफेक्ट होगा वैसे ही हमारी टॉक्सिसिटी होगी। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो खत्म होता है। इसके आगे हमारा सिलेबस के हिसाब से हमारा डायरेटिक्स एंड एंटी डायरेटिक्स है। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।